स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम सीयू में। तो क्लास 6 की मैथ में आज देखेंगे अभ्यास 12F, जिसका पहला प्रश्न है कितना होगा। पहला प्रश्न क्या है, कितना होगा। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे इनको। पहला प्रश्न दिया है 250 का 30%। तो सबसे पहले ये लिखा है 250, तो हम लिखेंगे 250 का मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा। जब सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण में पढ़ा होगा, जब का है तो का मतलब होता है गुणा, यानी कि आफ का मतलब होता है गुणा। इंग्लिश में अगर आफ होता है तो उसका गुणा। का मतलब है गुणा। 30 का मतलब 30 है, और आपको मालूम है प्रतिशत जब होता है तो भाग में हो जाता है 100। जब कोई संख्या दी होती है, जैसे हमको 30 दिया है ना, तो भाग में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो पूरे के नीचे लाइन खींचेंगे और नीचे क्या लिख देंगे 100। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ये नहीं कि 2 से काटो फिर 2 से काटो, सबसे पहले ऊपर नीचे अगर जितने भी जीरो होते हैं वो सरल कर लेते हैं। जैसे हमने एक जीरो नीचे से काटा तो एक ही जीरो ऊपर कटेगा। अब इसको भी ना काट देना कि एक ऊपर इधर उधर। एक जीरो नीचे कटा, एक जीरो ऊपर कटा, फिर से एक जीरो नीचे कटा, फिर से एक जीरो कहाँ कटा, ऊपर कटा। तो नीचे बचा 1, तो नीचे से ऊपर ही तो काटा जा सकता है, लेकिन नीचे तो 1 हो गया है। तो इसको हम हल करके लिख देंगे। इधर बचा 25, इधर बचा 3, तो 25 तियाँ कितना हो जाएगा 75। 25 तियाँ 75, और 250 का जो 30% होगा वो केवल क्या होगा हमारा 75 होगा। दूसरा 300 का 40%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 और गुणे। का मतलब गुणा, 40 का मतलब 40 और प्रतिशत का मतलब है पूरे का भाग 100। एक 2 जीरो नीचे कटे और 2 जीरो हमने काट दिए ऊपर, तो बराबर नीचे एक बचा। अब तो हल नहीं हो सकता है, तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 3 चक्कू हो जाएगा 12। एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 300 का 40% का मान होगा 120। आगे क्या है 120 किलोग्राम का 45%, तो यहाँ पर लिखेंगे 120। ये लिखा है 120, और आगे क्या लिखेंगे किलोग्राम। तो 120 किलोग्राम हो गया। का मतलब है गुणा, और 45 का मतलब 45, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा पूरे का भाग 100। यहाँ पर हमारा हो गया एक जीरो से एक जीरो कट गया, लेकिन अभी एक जीरो बकाया है ना, तो अभी ऊपर नीचे से काटेंगे। कितने से काटेंगे 5 से काटते हैं। 5 से 5 दूनी 10। अब 5 से ये तो कटेगा नहीं, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 नाम 45। अभी नीचे 2 है, तो अभी जब तक एक नहीं बन जाएगा तब तक इसको काटेंगे। अगर फिर भी नहीं कटेगा तो फिर दशमलव में आंसर आएगा। तो यहाँ पे कट जाता है 2 से 12, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, नीचे बचा 1, तो काम खत्म इसका। तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, ऊपर क्या बचा 6 और 9। 6 9 के बीच में निशान है गुणा का, तो 6 नाम होता है 54, और 54 क्या हो जाएगा, आगे किलोग्राम इसमें दिया था, तो 54 क्या हो जाएगा किलोग्राम। अगर हमारे पास यहाँ पर संख्या केवल दी थी तो आंसर संख्या में आएगा। मात्रक किलोग्राम दिया है तो आंसर भी 54 किलोग्राम मात्रक में ही आएगा। अगला पार्ट देखेंगे चौथा पार्ट क्या है, 678 लीटर का 75%। तो बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे जैसे दिया था, ऊपर किया है। लिखा है 678, तो यहाँ पे लिखेंगे 678 लीटर। का मतलब गुणा, और 75 का मतलब 75, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा भाग 100। तो यहाँ पर हम काटेंगे, पहले 25 से काट देते हैं। 25 तियाँ 75, और 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100। अगर 25 से ना काटिएगा तो पहले 5 से काटेंगे, फिर दोबारा 5 से काटेंगे, तब आएगा 3/4, 3/4। अभी 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, एक बचेगा 18, दुनाम 18। अब 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 से 3 कटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो हल होके आएगा तो क्या आएगा, इसकी गुणा करवा लेंगे। 3 नाम 27, 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 तिया 9, 9 2 11 के एक हासिल लगा 1, 3 तिया 9, 9 एक कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1017/2, और आगे क्या हो जाएगा लीटर। अब इसको हम हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा
2 से भाग 1 0 1 7। 2 का पहाड़ा अंदर वाली एक संख्या कम है ना, तो 2 अंकों में पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 10 में, 2 पचे 10, क्रॉस क्रॉस उतारेंगे 1। जब नहीं जा रहा है तो 2 1 कम 2, एक बार में ही ज़्यादा हो रहा है तो ले जाएंगे 0 बार, तो 2 0 जा 0 बचेगा 1। अब उतारेंगे कितना 7, हो गया 17। तो 2 8 कितना हो जाएगा 16। 7 में से 6 गया 1, पीछे गया क्रॉस। अब यहाँ पर 1 पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है, लेकिन हम पूरा पूरा काटेंगे कैसे, आगे तो संख्या उतारने को भी नहीं बची। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी आगे संख्या उतारने को ना बची हो और पूरा पूरा अगर आपको काटना हो तो हम बढ़ाते हैं दशमलव। दशमलव जब बढ़ाएंगे तो हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने बढ़ाया 1 0 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 508.5, यानी कि 508.5 लीटर निकल के आया हमारा आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, कितने प्रतिशत होगा। तो पहला दिया है 144 में से 48। आपने कभी भी कक्षा 5 में तो पेपर दिया होगा, तो उसमें क्या होता था, जब भी 50 नंबर का पेपर होता था तो 50 में से नंबर कितने आते थे, मान लिया 48 आ गए। 50 में से कितने 48, तो 50 में से 48 का मतलब है 144 में से, उसी प्रकार से 144 में से नंबर कितने आते हैं 48। तो 48 जो है वो ऊपर रखा जाएगा, 144 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि कुल में से 144 में से 48। मान लीजिए कि 144 में से 48 नंबर आते हैं, तो जो कुल पेपर होता है जो हमारा 144 नंबर का है, तो 144 कहाँ जाएगा नीचे, ये नीचे गया 144। अब पानी की लाइन के ऊपर क्या होगा 48। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सी संख्या ऊपर जाएगी, कौन सी संख्या नीचे जाएगी। अब कितने प्रतिशत होगा, तो भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हम करवाते हैं 100 से गुणा, वो आगे निशान का आगे लगा देते हैं प्रतिशत का। तो बराबर इसको हम हल करेंगे। तो कितने से काटेंगे इसको, काटते हैं पहले 2 से। 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। 12 पढ़ा 36 में पढ़ लेंगे, 12 तो 12 सीधे डायरेक्ट काट देंगे, 12 एकम 12 और 12 तियाँ 36। तो छोटी संख्या से अगर काटोगे तो इतना ऐसे ही बड़ा होता रहेगा। आपको अगर आता है कि बड़ी संख्या से, तो चाहे तो काट सकते हो 48 एकम 48, 48 तियाँ 144, तो सीधे सीधे डायरेक्ट काट सकते हो। तो नीचे से 3, ऊपर हमारा क्या बचा है, ऊपर हमारा तो इधर बचा 1 गुणे 100, तो 100 एकम क्या हो जाएगा 100, 100 एकम 100 और बटे में क्या हो जाएगा 3, आगे क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो प्रतिशत में इसको हम बदलेंगे, तो 100 बटे 3 प्रतिशत को, नीचे छोटा है ना दशमलव में काटिए या मिश्रित भिन्न में बदलिए। 2 प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। 3 से काटेंगे 100 को तो 3 तियाँ होगा 9, बचा कितना 1। फिर उतारेंगे 0 तो हो जाएगा 10, फिर 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, बचा कितना 1। यहाँ पर देखिएगा, आप चाहो तो लिख सकते हो 33 सही 1/3, ये हमारा आंसर होगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। और या दूसरा आंसर एक दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में कैसे आएगा, यहाँ तक की तो होगा ही। अब आगे जब हमारी संख्याएं उतारने को नहीं बचती हैं, लेकिन हमको अगर पूरा पूरा काटना पड़ जाए तो हम बढ़ाते हैं दशमलव। जब उतारने की संख्या नहीं बचती हैं तो 1 हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 3 तियाँ कितना हो गया 9। हम क्या देखते हैं कि हर बार फिर से 1 है, फिर दशमलव तो बढ़ा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तियाँ 9 होगा। तो ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33.3%। 33.3%। तो इसके हम एक ये आंसर ये वाला लिख सकते हो, या फिर
थोड़ा सा करें तो इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो तो आपका सही होगा। दूसरा पार्ट क्या है, 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम, तो में से के बाद में जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 55 ऊपर, और 55 के साथ में जो मात्रक है वो भी लिख लेंगे। 55 क्या है किलोग्राम, बटे में क्या होगा 220, और 220 क्या है किलोग्राम, ये भी है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे किलोग्राम किलोग्राम जब मात्रक बराबर होंगे तभी काटना हम प्रारंभ करेंगे। अगर ऊपर किलोग्राम है नीचे ग्राम है तो काटेंगे नहीं, जब दोनों मात्रक सेम होंगे तभी हम काटना प्रारंभ करेंगे। आगे हम गुणा कितने से करवा देंगे 100 से, और आगे निशान का एक लगा देंगे प्रतिशत का। यहाँ पर देखिएगा किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, एक जीरो इधर से जीरो कटा, इधर से जीरो भी कट जाएगा, तो इधर 55 और 10 और 22 बचा है। अभी ये दोनों संख्या 11 से कट रही है, तो 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 2 से 5 नहीं कटेगा लेकिन 2 से 10 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पच्चे क्या हो जाएगा 10, तो बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 5 गुणे 5 तो पचम कितना हो जाएगा 25, नीचे क्या बचा 1, 1 लिखेंगे नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 2 पार्ट अभी इसके बचे हैं, तो वो दोनों पार्टों को देखेंगे। अगला पार्ट देखेंगे तीसरा और चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ₹5 का 25 पैसा, ₹5 का 25 पैसा, तो इसमें कौन सा अंक ऊपर जाएगा कौन सा अंक नीचे जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने में से वाला किया था, तो याद रखेंगे हमको जो बाद वाली संख्या है वो ऊपर ले जाना है, जो छोटी संख्या यानी कि जो पहले वाली है वो कहाँ लाना है नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा बराबर का निशान, ऊपर रहेगा हमारा 25 पैसा, और बटे में क्या हो जाएगा ₹5। प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा करवाएंगे कितने से 100 से, और लगा देंगे प्रतिशत का निशान। लेकिन ये पैसा है, ये रुपये कटेगा नहीं ऐसे, ऐसे अगर काट दोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा आपका, और गलत भी होगा सवाल भी। तो ये पैसा है तो नीचे वाले रुपये को भी पैसा बना लेंगे, या तो फिर पैसा को बनाओगे रुपये, जो पैसे को बनाओगे रुपये में तो ये दशमलव में बनेगा जाके, तो दशमलव से सवाल और कठिन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रुपये को बनाएंगे पैसे में। हमको मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे 500 पैसे, 500 पैसे। तो हमारा ऊपर तो 25 पैसा वैसे ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 500 पैसा। ₹5 में कितने पैसे होते हैं 500 पैसा या पैसे, तो 500 रुपये 5 बन गए 500 पैसे, और गुणे आगे क्या लिख देंगे 100, आगे प्रतिशत का निशान है तो प्रतिशत का निशान लगा देंगे। पैसा से पैसा कटा, 2 जीरो नीचे कटे, 2 जीरो इधर कटे, 5 25 बचा और कुछ नहीं बचा है, तो 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो 5/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, और 5 क्या होगा हमारा होगा प्रतिशत, 5 क्या होगा प्रतिशत। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे हम। अगला 18 किलोग्राम का 450 ग्राम, तो 450 ग्राम हमारा ऊपर ही रहेगा, तो 450 ग्राम बटे क्या हो जाएगा 18 किलोग्राम। प्रतिशत में बदलना है तो हम गुणा करवाएंगे कितने से 100 से, और आगे लगा देंगे प्रतिशत का निशान, तो बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको ये भी नहीं कटेगा, ग्राम है नीचे किलोग्राम है, तो किलोग्राम को बनाएंगे ग्राम में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 18 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे 18,000 ग्राम। 1000 में 3 जीरो लगते हैं, आगे क्या हो जाएगा 18,000, ये बन जाएंगे ग्राम। और ऊपर क्या लिखेंगे 450, और 450 क्या होगा ये भी हमारे ग्राम है, और गुणे में क्या होगा 100, आगे हो जाएगा प्रतिशत का निशान। तो यहाँ पे काटेंगे, नीचे जीरो देखना, ये तो ऊपर में ही होता है ना, तो 1 2 3 जीरो कटे, तो 2 इधर से कटेंगे, 2 1 इधर से कटे, 1 इधर से कट गया, ठीक। इसके बाद में ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा, तो ये काटना बिल्कुल ना भूलना। अब बचा है 45 और 18, 45 और 18, तो कितने से कटेगा 5 4 9 3 से कटेगा, 8 1 9 3 से कटेगा, तो 3 6 18, 3 से काटेंगे जब, तो 3 एकम 3
और तिपच 15। अब भी 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 6 और तिपच 15। तो ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा 5/2 होगा। अब इसको अब तो कटेगा नहीं तो दशमलव में फिर काटेंगे, 2 से भाग करेंगे 5, 2 दूनी 4, बचा कितना 1। आगे कोई संख्या भी उतारने को नहीं बची है तो हम भागफल में लगाएंगे दशमलव, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि पूरा पूरा कट गया बस। तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5। और 2.5 क्या होगा प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में हमको निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बच्चों की संख्या पूछी जा रही है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत दिया गया है और परीक्षा में कुल बच्चे जितने बैठे हैं वो भी दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर परीक्षा में कुल बच्चे बराबर, परीक्षा में कुल बच्चे या परीक्षा में कुल बैठे, परीक्षा में कुल बैठे बच्चे बराबर कितने बैठे हैं 1500। तो यहाँ पे लिखेंगे 1500। परीक्षा में कुल बैठे बच्चे बराबर, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो यहाँ से भाषा ली गई है और उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, और पास हुए क्या बच्चे, पास हुए बच्चों का प्रतिशत बराबर, पास हुए बच्चों का प्रतिशत कितना दिया है 75%। इतने बच्चे पास हो जाते हैं। तो कुल बच्चे, अब बच्चों का प्रतिशत दिया गया है मतलब पास बच्चों का प्रतिशत, और कुल बच्चे कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए तो पास बच्चों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। जब भी कुल संख्या दी हो और उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत दिया हो तो यहाँ पर हमारी समीकरण बनेगी। समीकरण का मतलब है जो भी प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से जो बनेगा वो क्या बनेगा 1500 का 75%, 1500 का 75%। तो जो 1500 का 75%, 1500 हमारे कुल बच्चे हैं और प्रतिशत दिया गया है उत्तीर्ण बच्चों का। तो इसको जब हल करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 1500, तो लिखेंगे 1500 का मतलब गुणा, और 75 का मतलब 75, और प्रतिशत का मतलब है पूरे का भाग 100। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप पहले 1 और 2 में किए हो। तो 2 जीरो नीचे से कटेंगे और 2 जीरो कहाँ से कटेंगे ऊपर से कटेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 15 और 75। तो 75 और 15 की रफ वर्क गुणा करवा लेंगे और आंसर आ जाएगा 15 पना 75, 75 के 5 हासिल कितने लगे 7। तो 15 सत्ती 105 और 7 हो जाएगा 112, 112। तो आंसर क्या आ जाएगा 1125। तो 1125 ये क्या आया है 1125 आया है उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ देता कि अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालो तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या कैसे निकलती 1500 में से 1125 घटा दिया जाता। तो इस प्रकार से हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। अब देखेंगे अगला प्रश्न चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं। विद्यालय में जो कुल बच्चों की संख्या है वो कितनी है 2800। उनमें से 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं।
कुल बच्चे और लड़कियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है हमसे लड़कों का प्रतिशत। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका, जब कुल बच्चे दिए हैं और हमसे पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या लेकिन लड़कियों की संख्या दी गई है, तो यहां पर मैं इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो 2800 बच्चों का जब हमको लड़के मालूम होंगे कितने हैं तो हम लड़कों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। इन दोनों की सहायता से अगर हम निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं लड़कियों का प्रतिशत, लेकिन लड़कों का प्रतिशत हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले मालूम होने चाहिए लड़के कितने हैं और कुल बच्चे कितने। कुल बच्चे तो मालूम है लेकिन लड़के नहीं मालूम है। तो यहाँ पर एक विद्यालय में कुल बच्चे बराबर लिखेंगे 2800। विद्यालय में कुल बच्चे, या एक विद्यालय में कुल बच्चे बराबर 2800 और लड़कियां दी गई हैं, लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या दी गई है 980। हम लड़कों का प्रतिशत तभी निकाल पाएंगे जब लड़कों की संख्या हमको मालूम होगी। तो यहाँ पर मालूम नहीं है तो निकालेंगे यहाँ पर लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर। तो यहाँ पर है क्या कि विद्यालय में कुल बच्चे हैं 2800, लड़कियों की संख्या है 980। लड़कों की संख्या यानी कि कुल में से अगर हम लड़कियों की संख्या घटा दें, कुल बच्चों में से हम अगर हम लड़कियों की संख्या घटा दें तो लड़कों की संख्या मालूम हो जाती है, क्योंकि विद्यालय में केवल लड़के और लड़कियां ही पढ़ती हैं। तो लड़कियों की संख्या दी गई है, लड़कों की संख्या निकालेंगे कैसे, घटाकर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2800 और माइनस क्या हो जाएगा 980। तो यहाँ पर हम घटा लेंगे 2800 और 980। जो घटाने जोड़ने का जो कार्य है वो रफ फर्क ये है, 0 0 गया 0, 0 से जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ से हासिल लेंगे। यहाँ पे होगा 10, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा हमारा 7, 7 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो 17, 17 में से 9 गया, कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो 1820 आ जाएगी लड़कों की संख्या। जब लड़कों की संख्या आ गई है तो हम यहाँ पर निकालेंगे लड़कों का प्रतिशत, क्योंकि हमसे लड़कों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कों का प्रतिशत बराबर, लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत निकलेगा कैसे, जब हम किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो जो कुल संख्या होती है वो रहती है नीचे, कुल संख्या कहाँ रहती है नीचे। तो कुल विद्यालय में जो कुल बच्चे हैं वो हैं 2800। हम निकाल रहे हैं लड़कों का प्रतिशत तो लिखेंगे लड़कों की संख्या। अगर हम निकालते लड़कियों की संख्या, लड़कों का प्रतिशत, तो हम लिखते लड़कियों की संख्या ऊपर, लेकिन लड़कों का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की संख्या 1820, 1820। तो 1820 बटे क्या हो जाएगा 2800, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करवाएंगे 100 से और आगे लगा देंगे प्रतिशत का निशान, काटेंगे 2 0 इधर कटे तो इधर भी 2 0 कट जाते, तो इधर तो 1 बचा है तो इधर से कोई मतलब है, अब इधर से भाग करेंगे, कितने से काटेंगे, करते हैं हम 2 से करते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे 2 नाम 18, 2 एकम 2, और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 14 एकम 14 सीधे काटेंगे, या छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। तो 14 एकम 14 हुआ, 14 एकम 14, 14 छंग 84, 14 सत्ती 98, 14 छंग 84, यानी कि 6 बार में जाएगा 14 छंग 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, बचेगा 7, 70 हो जाएगा, और 14 पचे क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ पर 65 गुणे 1, तो 65 एकम 65 ही रहेगा, और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 65%। कितना हो जाएगा 65%। दूसरे शब्दों में इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एक विद्यालय में बच्चों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय में कुल बच्चे बराबर
ये लाइन वैसे ही रहेगी, पहली लाइन। लड़कियों की संख्या दूसरी लाइन यही रहेगी। इसके बाद ये इतना छोड़ के अब हम हल कर रहे हैं उधर, ये दो लाइन होंगी दूसरी विधि में। तो यहाँ पर जब विद्यालय में कुल लड़के दिए गए, विद्यालय में कुल बच्चे दिए गए हैं और लड़कियों की क्या दी गई है, संख्या दी गई है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लड़कियों का प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों, और लड़कियों का क्या, लड़कियों का प्रतिशत बराबर, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको मालूम होने चाहिए लड़कियों की संख्या। तो ये दी गई है 980, और पूरे भाग में से हम जिसका भी प्रतिशत निकालते हैं पूरा भाग रखते हैं, कुल बच्चे हैं 2800, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2800, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा वो आगे लगा दिया जाएगा प्रतिशत का निशान, 2020। 7 से काटते हैं या 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, और क्या हो जाएगा 0। अब 14 से काटो चाहे 7 से काटो, 2 से काटते हैं, 2 सत्ती 14, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, और 2 चक्कू 8 के बाद बचा हमारा 1, तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। फिर 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 तियां होगा 21, 7 तियां 21, हमारा बचेगा 3, तो 7 पना कितना हो जाएगा 35। तो लड़कियों का जो प्रतिशत आ जाएगा वो आ जाएगा 35%। ये लड़कियों का आया है। तो 2 लाइनों के बाद लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे। लड़कियों का प्रतिशत निकालने के बाद हम जो भी प्रतिशत निकालते हैं वो निकालते हैं 100 में से। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल प्रतिशत बराबर, कुल प्रतिशत जो होता है वो हमारा होता है 100%। जब भी हम किसी में से निकालते हैं तो 100% में से निकालते हैं कुल प्रतिशत। अब ये हमको दिया गया है लड़कियों का प्रतिशत, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत बराबर, तो लड़कों का प्रतिशत कैसे निकलेगा, जो कुल प्रतिशत होगा 100% है, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा क्या, लड़कियों का प्रतिशत। तो कितना था 35%। जब इसमें से हम माइनस कर देंगे लड़कियों का प्रतिशत, तो हमें घटाने के बाद मालूम हो जाएगा लड़कों का प्रतिशत। तो ये आ जाएगा हमारा 65% घटाने के बाद। तो चाहो तो आप ये पूरा हल कर सकते हैं, या 2 लाइनें यहाँ से लेकर लड़कियों का प्रतिशत निकालने के बाद कुल प्रतिशत में से, कुल प्रतिशत जो होगा तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए कुल प्रतिशत में से घटा दिया जाएगा लड़कियों का प्रतिशत, तो हमें मालूम हो जाएगा लड़कों का प्रतिशत। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां प्रश्न। क्या दिया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है। अगर किसी का भी प्रतिशत निकालना होता है तो प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रदूषित जल से बीमारियां कितनी हो रही है वो हमको मालूम होना चाहिए, और प्लस मालूम होना चाहिए कुल बीमारियों की संख्या, क्योंकि किसी का भी प्रतिशत निकालते हैं तो कुल और प्लस जिसका भी प्रतिशत निकालते हैं उसकी संख्या मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल घातक बीमारियों की संख्या के लिए घातक 10 बीमारियों में से कुल घातक बीमारियों की संख्या कितनी है, या कुल बीमारियों की संख्या है 10। कुल बीमारियों की संख्या, कुल बीमारियों की संख्या बराबर 10। कुल बीमारियों की संख्या हो गई 10। अब प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या, प्रदूषित जल के कारण
प्रदूषित जल के कारण होने वाली क्या बीमारियों की संख्या बराबर कितनी है? प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों की संख्या जो है बराबर है 5। पूछा जा रहा है कि तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है। तो लिखेंगे प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का प्रतिशत। प्रदूषित जल के कारण होने वाली तो प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का प्रतिशत। बीमारियों का प्रतिशत कैसे निकलेगा? हमने बताया है जिस किसी का भी प्रतिशत पूछा जा रहा है, जैसे प्रदूषित जल के कारण पूछा जा रहा है प्रतिशत बीमारियों का, तो प्रदूषित जल से होने वाले बीमारियों की संख्या मालूम होनी चाहिए और प्लस कुल बीमारियों की संख्या मालूम होनी चाहिए। यानी कि जो पूछा जा रहा है उसकी संख्या मालूम होनी चाहिए और प्लस कुल जो होनी चाहिए वो भी संख्या मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो 10 बीमारियों में से 5, 10 बीमारियों में से कितनी? 5 बीमारियाँ। तो में से जो होता है, जैसे कुछ भी होता है कि 10 में से 5 अंक पाए हैं तो 10 नीचे लिखा जाता है, 5 कहाँ लिखा जाता है? ऊपर, क्योंकि 10 में से 5 अंक इसी तरीके से तो लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से कुल जो होगा वो रहेगा नीचे, जो बीमारियों की संख्या है 5 रहेगा ऊपर और कुल हमारा 10 कहाँ रहेगा? नीचे। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा और आगे प्रतिशत का निशान लगा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो 10 बचे कितना आ जाएगा? 50%। 10 बचे 50%। तो प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का जो प्रतिशत निकल के आएगा वो 50%। वैसे भी 10 बीमारियों में से 5 यानी कि 10 का आधा होता है 5, तो कुल प्रतिशत होता है 100 और 100 का आधा प्रतिशत हो जाता है 50। मौखिक ही मालूम हो जाता है, लेकिन इसको साल करना है तो इस प्रकार से हम करेंगे साल। अब देखेंगे अगला प्रश्न 6वां। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। आपको क्वेश्चन भाषा के सवाल हैं, देखने में भले ही बड़े लगते हों लेकिन है आसान। अगर आपने भाषा को सही तरीके से समझकर पढ़ा तो फिर क्वेश्चन आसान है ये। तो क्या लिखा है? किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं। बालिकाओं की जो संख्या है विद्यालय में वो है 400, किंतु स्वच्छता संबंधी सुविधा ना होने के कारण, यानी कि वहाँ स्वच्छता नहीं होती। स्वच्छता का मतलब जो शौचालय वगैरह होता है तो उसमें साफ सफाई नहीं होती होगी। तो किंतु स्वच्छता संबंधी बाकी स्कूल में जो और भी गतिविधियाँ होती हैं साफ सफाई वाली, तो किंतु स्वच्छता संबंधी सुविधा ना होने के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। 12% क्या होता है? विद्यालय बालिकाएं जो है छोड़ देती हैं। तो बताइए कि कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हमको क्या दिया है 400 और ये क्या दिया है 12%। तो हमारी एक प्रश्नानुसार जो समीकरण बनेगी जाके 400 का 12%, तो 400 का 12% होगा तो 400 का 12% का हल कर लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी लिखेंगे भाषा। हम भाषा में क्या लिखेंगे? विद्यालय में कुल बालिकाएं बराबर, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं तो ये कुल बालिकाएं हैं। विद्यालय में कुल बालिकाएं बराबर विद्यालय में कुल बालिकाएं, विद्यालय में कुल बालिकाएं या कुल बालिकाओं की संख्या जो है वो है 400। इसके बाद विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत, विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत, विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत
प्रतिशत जो दिया है वो कितना दिया है 12%। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, आगे प्रतिशत का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, निशान लगा देंगे। पूछा जा रहा है तो बताइए कि कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो लैंग्वेज भाषा हमारी यही लगेगी, विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या हो जाएगी बस। विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या। तो विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या तुम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 400 का 12%। 400 का 12%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 400 का 12%। तो पहले लिखेंगे 400 का मतलब गुणा और 12 का मतलब 12%, का मतलब है पूरे का भाग क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो नीचे से कटेंगे, 2 जीरो ऊपर कट जाएंगे, तो नीचे बचा 1, ऊपर 4 गुणे 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48। 12 चौक क्या हुआ 48। तो विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की जो संख्या है वो कितनी है 48। अगर क्वेश्चन में पूछ देता विद्यालय ना छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या कितनी है, तो 400 में से 48 घटा देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा है हम उतना ही करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 7वां। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां प्रश्न है कि एक रक्तदान शिविर में किसी क्षेत्र विशेष से 300 सदस्य स्वेच्छया रक्तदान करते हैं। स्वेच्छया का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार रक्तदान करते हैं। कितने सदस्य 300 सदस्य। किसी विशेष क्षेत्र का मतलब है किसी भी विशेष क्षेत्र का मतलब कोई सैनिक का ग्रुप हो, या फिर अध्यापकों का, या फिर नौजवानों का जो भी ग्रुप होगा, तो किसी क्षेत्र विशेष से 300 सदस्य स्वेच्छया रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो, यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल कितने 300% लोगों ने ही रक्तदान किया हो, तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसकी सहायता से हम रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हमको कुल संख्या मालूम हो, क्या संख्या मालूम हो, कुल संख्या, यानी कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो अगर कुल संख्या मालूम हो तो ये है हमारे 300 सदस्य स्वेच्छता रक्तदान कर देते हैं। तो अगर हमको कुल संख्या मालूम हो तो कुल संख्या में से हम 300 घटा दें, अगर 300 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमको मालूम हो जाएगा कि रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या। ये रक्तदान करने वाले की संख्या है और ये हमसे पूछा जा रहा है रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या। तो अगर हमको कुल संख्या मालूम हो तो हमारा काम चल सकता है। तो यहाँ पर सबसे हम पहले लगाएंगे कुल जनसंख्या निकालेंगे। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल, यहाँ पे कुल जनसंख्या हमको दी नहीं गई है, तो यहाँ पर माना, क्या मानेंगे, माना क्षेत्र की कुल जनसंख्या बराबर x। क्षेत्र की कुल जनसंख्या बराबर, माना क्षेत्र की कुल जनसंख्या बराबर x। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो x के बाद प्रश्नानुसार हमारी समीकरण क्या बनेगी, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है कि यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या हमने क्या मानी x, तो कुल जनसंख्या का केवल 30%, तो ये क्या हो जाएगा x का 30%, तो कुल जनसंख्या का केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो, तो रक्तदान कितने लोगों ने किया था 30% बराबर क्या हो जाएगा 300।
तो यहाँ से क्योंकि हमको 3 ही संख्या है, देखो कुल जनसंख्या हमको मालूम नहीं तो हमने x मानी, बाकी 30% दिया है, 300 दिया है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे समीकरण x का 30% बराबर 300। तो ये जो x का मान निकल के आएगा, x हमारा क्या होगा, क्षेत्र की कुल जनसंख्या होगी। जब ये कुल जनसंख्या निकल आएगी तो हम 300 उसमें से घटा देंगे तो हमको क्या मालूम हो जाएगा, रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मतलब गुणा 30 का मतलब 30 ही रहेगा, प्रतिशत का मतलब पूरे का भाग क्या हो जाएगा 100, बराबर क्या हो जाएगा 300। तो हम संख्या एक तरफ करेंगे तो x बराबर ये x बराबर हुआ, बाकी ये 2 संख्याएं उधर जाएंगी, उधर पहले से 300 था तो लिख लेंगे, भाग में है 100 तो ये गुणा में उधर जाएगा 100, क्योंकि x का मान निकालना सीखे हो, भाग वाला गुणा में जाएगा, x के साथ ये गुणे में है 30 तो ये जाएगा भाग में, भाग का मतलब पूरे का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, 3 0 1 कटा, 1 0 ऊपर से कटा, अब 3 से 3 एकम 3, 3 से ये कटेगा तो 3 एकम 3, 3 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो x का मान कितना आ जाएगा 10 एकम 10 और 2 0 बढ़ जाएंगे तो x का मान आ जाएगा 1000। x का मान कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर हमको क्या मालूम हो जाता है, क्षेत्र की कुल जनसंख्या बराबर मालूम हो जाती है 1000। तो यहाँ पर हमको मालूम होता है कि क्षेत्र की कुल जनसंख्या, क्षेत्र की कुल जनसंख्या बराबर, क्षेत्र की कुल जनसंख्या हमको मालूम हो गई कितनी 1000। जब 1000 मालूम हो गई, क्षेत्र की कुल जनसंख्या मालूम हो गई, ऊपर क्वेश्चन में हमको ये भी मालूम है कि 300 सदस्य जो है स्वेच्छा रक्तदान करते हैं, यानी कि रक्तदान कर देते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या, तो इसमें से ये वाला घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्र की कुल जनसंख्या मालूम है, रक्तदान करने वालों की संख्या, रक्तदान करने वालों की संख्या प्रश्न में दी है, पहले नहीं लिखा गया था। तो रक्तदान करने वालों की संख्या, रक्तदान करने वालों की संख्या कितनी है, बराबर कितनी है 300। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है मेन पॉइंट वो निकालेंगे, रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या बराबर, अतः लिख देंगे अतः रक्तदान ना करने वाले, अतः रक्तदान ना करने वाले लोगों की, और लोगों की क्या, लोगों की संख्या बराबर, रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या, कुल संख्या जो है, कुल संख्या निकल के आई है 1000, और 1000 में से घटाएंगे क्या, रक्तदान करने वालों की संख्या। तो जब घटाने के बाद हमें मालूम हो जाएगा रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या। तो 1000 में से 300 जाएगा तो हमारा बचेगा 700। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है 7वां। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 8वां। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। 8वां प्रश्न क्या है, ग्रामीण शौचालय निर्माण, ग्रामीण शौचालय निर्माण, ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9000 का अनुदान दे रही है। जिस प्रकार से अभी हाल में ही शौचालय के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार से 10,000 रुपये या 12,000 रुपये अनुदान दिया था, उसी प्रकार से ये कोई सरकार है तो इसी प्रकार से ये भी अनुदान दे रही है 9,000 रुपये का हर परिवार को, एक परिवार में 9,000 कि आप शौचालय बनवाइए। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल रुपये, गांव में जो कुल रुपये बांटे गए हैं वो 3,60,000 रुपये वितरित किए गए हों, तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, यानी कि लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत पूछा जा रहा है।
अगर लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको गांव में कुल परिवार मालूम होने चाहिए। तो कुल परिवार तो हमको मालूम है, और साथ में हमको ये मालूम होना चाहिए लाभान्वित परिवारों की संख्या, जो कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं मालूम है कि कितने परिवार लाभान्वित हुए। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन, गांव में निवास करने वाले कुल परिवार, गांव में निवास करने वाले कुल परिवार ये लिख लेते हैं सबसे पहले। गांव में निवास करने वाले गांव में निवास करने वाले कुल परिवार तो गांव में निवास करने वाले जो कुल परिवार हैं वो हैं 200। हमने बताया लाभान्वित परिवार हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको लाभान्वित परिवारों की संख्या मालूम होगी। अच्छा, इसका कार्य कब होगा? इसका कार्य हमें, इन दोनों संख्याओं का कार्य लाभान्वित परिवारों की संख्या निकालने में किया जाएगा। लाभान्वित परिवारों की संख्या निकालने में किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभान्वित परिवारों की संख्या, लाभान्वित, यानी लाभान्वित का मतलब है ये जो रुपए बट रहे हैं सरकार के द्वारा, उनसे किसको लाभ मिला है, तो वही लाभान्वित परिवारों की संख्या। लाभान्वित परिवारों की संख्या बराबर कैसे निकलेगी? जो कुल धन दिया गया है, जो कुल धन वितरित किए गए हैं, वितरित किया गया कुल धन, और अपान में क्या होगा, जो प्रति परिवार को अनुदान के रूप में जो धन मिला है उसको हम कर देंगे भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपये 3,60,000 है, 3,60,000। अपान में क्या हो जाएगा, रुपये 9,000। तो इसको हम सरल करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है। 1 2 3 0 नीचे कटे तो 1 2 3 0 ऊपर कटेंगे तो नीचे बचा 9, ऊपर बचा 360। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 9 जीरो क्या हो जाएगा 0। रुपये से रुपये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 40 परिवार। यानी कि लाभान्वित होने वाले जो कुल परिवारों की संख्या है वो कितनी है, 40 परिवार है। तो अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए। तो लाभान्वित हुए परिवारों का प्रतिशत, लाभान्वित हुए परिवारों का प्रतिशत, लाभान्वित हुए परिवारों का प्रतिशत। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो जो लाभान्वित हुए परिवारों का प्रतिशत, तो लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या मालूम होनी चाहिए। ये हमारी निकल के आई है कितनी, 40। तो ऊपर लिखा जाएगा 40 और बटे में क्या होगा, लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या मालूम हो गए और बटे हमको मालूम होने चाहिए कि कुल परिवार कितने हैं उस गांव में। तो गांव में निवास करने वाले कुल परिवार हैं 200। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम करवाएंगे गुणा। गुणा कितने से, 100 से आगे निशान लगा देंगे, काहे का, प्रतिशत का, क्योंकि प्रतिशत निकाला जा रहा है। तो हमने बताया है किसी भी चीज़ का अगर प्रतिशत निकालना है तो उसके कुल परिवार, लाभान्वित हुए परिवारों का प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले हमको मालूम होने चाहिए कुल परिवार, यानी कि कुल संख्या मालूम होनी चाहिए, और प्लस लाभान्वित हुए वाले परिवारों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से काटेंगे 1 0 2 0 कटे, 1 0 2 0 उधर भी कट गए, नीचे बचा 2, ऊपर बचा 40। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो जा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ऊपर क्या बचेगा 20 गुणे 1, तो 20 एकम 20 होता है, नीचे 1 लिखा नहीं जाता। तो आंसर क्या आ जाएगा 20% निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपको देखने में 3 लाइनों का है, उससे कम लाइन हमारे साल होने में है। तो क्वेश्चन को देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, केवल ध्यान से अगर 1-2 बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, मन से पढ़ेंगे, तो हमको जरूर मालूम हो जाएगा इसका हल। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां।
9वां प्रश्न है कि किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। वार्ड कितने हैं? 40। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में, यानी कि एक वार्ड में जो खर्च किया जाता है, व्यय का मतलब खर्च किया जाता है, वो 2500 रुपया खर्च किया जाता है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृत हो, यानी कि जो कुल खर्च है, यानी कि दे दिया जाता है रुपया 1 करोड़ रुपया, तो इसको अंकों में लिखेंगे, यहाँ पर भूल ना जाना ये क्या है, 1 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है, तो उसमें हमको मालूम होना चाहिए क्या कि कुल लागत कितनी, यानी कि कुल रुपये कितने हैं। तो 1 करोड़ है तो मालूम हो गया, लेकिन धन कितना खर्च किया जा रहा है ये हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे कि वार्ड में जो है वो धन कितना खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर किसी नगर पालिका में, यानी कि लिखेंगे कुल वार्ड बराबर 40, कुल वार्ड बराबर 40 है। अब पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रति वार्ड में 2500 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे नगर पालिका में कुल वार्ड, नगर पालिका में कुल वार्ड बराबर, तो नगर पालिका में कुल वार्ड है वो है 40। और यहाँ पर से हमको मालूम होता है कि एक वार्ड में, प्रति वार्ड का मतलब एक वार्ड में खर्च किया गया धन बराबर, एक वार्ड में खर्च किया गया धन बराबर, एक वार्ड में या एक वार्ड पर लगाते हैं, एक वार्ड पर खर्च किया गया धन बराबर, एक वार्ड पर कितना धन खर्च किया जाता है, रुपये 2500 रुपये धन खर्च कर दिया जाता है। तो नगर पालिका में है 40 वार्ड, 40 वार्ड है, तो 40 वार्डों पर धन खर्च होगा बराबर, तो 40 वार्डों में कितना हो जाएगा, रुपये का साइन 2500 और गुणे क्या हो जाएगा 40, तो बराबर रुपया 2 1 3 जीरो हो जाएंगे पीछे, 1 2 3 4 पंचे 20 का जीरो हासिल 2 4 दूनी 8 8 2 क्या हो जाएगा 10। तो 40 वार्डों पर जो धन खर्च हो रहा है वो है रुपये, कितना है, रुपये है 1 लाख रुपया। तो हमको अब स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले कुल लागत मालूम होनी चाहिए कितनी आई है। तो ये आई है 1 करोड़ रुपये और धन कितना खर्च किया जा रहा है 1 लाख, तो इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर बजट की कुल राशि बराबर 40 वार्डों पर धन खर्च होगा, बजट की कुल राशि, बजट यानी कि कुल राशि कितनी आई है, बजट की कुल राशि है 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ अंकों में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ का मतलब 1 करोड़ सीधे लगा देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 1 करोड़। बजट की कुल राशि हो गई हमारी 1 करोड़। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे कि तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। तो मच्छर उन्मूलन पर खर्च किया गया धन का प्रतिशत, मच्छर उन्मूलन, मच्छर उन्मूलन पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत बराबर, धन का प्रतिशत बराबर कैसे निकलेगा,
सबसे पहले कितना धन, क्योंकि धन खर्च का प्रतिशत निकालना है, तो कितना धन खर्च किया गया है। 40 वार्डों पर जो धन खर्च किया गया है रुपया है 1 लाख, तो रुपये 1 लाख तो हो जाएगा 1 लाख। और बटे में क्या होगा, बटे में होगा, लिखा जाएगा 1 करोड़, तो रुपया 1 करोड़ ये हो गया। तो 1 लाख बटे 1 करोड़, और प्रतिशत निकालने के लिए हम करवाते हैं 100 से गुणा। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लगाएंगे प्रतिशत का निशान। जीरो कितने काट रहे हैं देखना, ये ऊपर वाला होता है, ये जो 100 है ये ऊपर माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 यहाँ से कटे, 3 4 5 6 7, यानी कि सभी जीरो कट गए, तो रुपये से रुपये कट जाएगा। तो 1 एकम 1 बटे 1 तो बराबर क्या हो जाएगा 1%। यही हमारा क्या हो जाएगा, मच्छर उन्मूलन पर खर्च किए गए जो धन का प्रतिशत होगा वो होगा 1%। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 10वां। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। प्रश्न दिया है कि एक बालिका विद्यालय है जिसमें 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। रक्ताल्पता का मतलब है खून की कमी है। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालक, यानी कि एक बालक को या एक बालिका को 30 गोलियां दी जाती हैं की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां बांटी गई हैं, वितरित की गई हैं, मतलब बांटी गई हैं, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है। तो यहां पर देखेंगे प्रति बालिका है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो पूछा जाएगा हमसे वो हम मानेंगे। क्या पूछा जा रहा है, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली कुल बालिकाओं की संख्या, सभी का मतलब है कुल, तो कुल बालिकाओं की संख्या बराबर मानेंगे हम x। कुल बालिकाओं की संख्या बराबर x। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, हमसे क्वेश्चन में केवल इतना दिया है कि 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर हम इसकी सहायता, यहाँ पर हमको दिया है 30 गोलियाँ और फिर दिया है 1920 गोलियाँ, यानी कि 30 गोलियाँ प्रति बालक की दर से आयरन की कुल गोलियाँ जो बांटी गई हैं वो बांटी गई 1920 गोलियाँ। तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या। तो यहाँ पर हम नई लाइन में लिखेंगे रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या। बालिकाओं की संख्या निकलेगी कैसे, जो कुल गोलियां थी वो है 1920, तो ऊपर लिखेंगे हम 1920 बटे में एक बालिका को कितनी गोली दी जा रही थी, 30 गोलियां। कुल गोलियां हैं 1920, एक बालक को जो गोलियां दी जा रही थी वो थी 30, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा पीड़ित बालिकाओं की संख्या, यानी कि खून की कमी से पीड़ित बालिकाओं की संख्या मालूम हो जाएगी। 0 से 0 कटा, 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 छाक 18, 3 चक्कू 12,
तो बालिकाएं कितनी आ जाएंगी? 64 आ जाएंगी। रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या आ गई 64। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार हम बनाएंगे समीकरण, और समीकरण को हल कर हम x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। प्रश्नानुसार में विद्यालय में शिक्षा ग्रहण वाली कुल बालिकाओं की संख्या कितनी थी? x, तो हो जाएगा x का ऊपर क्या लिखा है? 16%, तो x का 16% बराबर होगा, कितना होगा? 64 के बराबर होगा, क्योंकि 16% क्या है? ये रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या है, और बालिकाओं की संख्या कितनी है? 64 आई है, तो x का 16% बराबर क्या हो जाएगा? 64। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x का मतलब गुणा 16 का मतलब 16, और प्रतिशत का मतलब हो जाता है भाग, क्या हो जाएगा? 100, और बराबर क्या हो जाएगा? 64। तो x का मान निकालेंगे तो संख्या एक तरफ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? उधर 64 पहले से था, इधर 100 काहे में है? भाग में, तो ये गुणा में चला जाएगा, और ये x का x साथ में है, गुणे में है, तो ये काहे में चला आएगा? भाग में चला आएगा। तो 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, और क्या हो जाएगा? 2 जीरो, तो x का मान आ जाएगा 400। तो यहाँ पर मानक जहाँ पर लिख देंगे अतः विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की कुल संख्या बालिकाओं की कुल संख्या बराबर, कुल संख्या कितनी मानी थी हमने? x, और x का मान कितना आया है? 400, तो बराबर कितना हो जाएगा? 400 बालिकाएं। तो इस प्रश्न के बाद आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।